बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलार स्टार में हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं लाहौर स्टूडियो से सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से आज हमारे पैनल में मौजूद हैं सुहेल इकबाल भट्टी और राव खालिद साहब, और कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है सईद खावर साहब ने। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर यह है कि हुकूमत ने बिजली के सेमाही टैरिफ में इजाफा करते हुए फ़ी यूनिट ₹1.39 का इजाफा कर दिया है। इसके साथ साथ ओगरा की जानिब से हुकूमत को समरी भिजवाई गई है जिसमें ₹5 तेल महंगा करने की सिफारिश है और ₹9 के करीब डीजल महंगा करने की सिफारिश है। देखिए कि उसका क्या बनता है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो मुल्क में रवा माह महंगाई की शरह 12.20% तक पहुंच चुकी है, जबकि कम आमदन वाले तबके की अगर बात की जाए तो उनके लिए महंगाई की शरह 14.20% तक पहुंच चुकी है। 18 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। तो आम आवाम ये कहते हैं कि कब तक दोगे तसल्ली, घबरा रहे हैं अब अवाम, खा चुके कीड़े मईशत, मिल रहा ना कोई काम, आलमी मंडी का रोना हर घड़ी रोते रहो, बेयकीनी जागती है और तुम सोते रहो, भेड़िए थे पिछले हाकिम, माल सारा खा गए, आप तो बस हैंडसम हैं, आप क्यों शर्मा गए। भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। सुनने में यह है कि आज़म इमरान खान की कोशिशें थीं कि महंगाई पर काबू पाया जाता, लेकिन कुछ वजारतें ऐसी हैं, राबितों का फुकदान ऐसा है कि वजीर आजम के मिशन पर अमल दरामद ना हो सका। बिल्कुल यासिर, आपने ठीक कहा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 6 माह कबल तक, उससे पहले तक जितनी अहम तरीन कोई भी इजलास हुए, बिलखसूस काबीना का इजलास हर हफ्ते होता रहा, वहाँ पर उनकी महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से उनकी खसूसी तवज्जो रही। मुख्तलिफ वजारतों को पेशगी इक़दामात करने के लिए हिदायत की जाती रहीं, बिलखसूस वजारत सनअत व पैदावार, वजारत तिजारत, वजारत तवानाई और वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी, और इसके साथ वजारत ख़जाना को ये हिदायत की जाती थी कि आप इन वजारतों के साथ कोऑर्डिनेशन रखेंगे, इनसे रिपोर्ट्स लेंगे, ताकि जो हुकूमत प्लान तैयार कर लिए आने वाले दिनों में, ये प्रोजेक्शन थी कि पाकिस्तान के अंदर कुछ मसनूआत, बिलखसूस हम गंदम चीनी की बात कर लें, गैस की LNG की बात कर लें, ये ऐसी कमोडिटीज़ थी जिनकी अच्छे कीमत के ऊपर अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाना और शॉर्टेज से बचना, ये 2 बड़े चैलेंज थे। इनसे निपटने के लिए पेशगी प्लानिंग की गई, डायरेक्शंस दी गई और इख्तियार भी तफवीज़ किया गया कि आप एक्शन करें। लेकिन बदकिस्मती के साथ 4 अहम तरीन वजारतों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान भी है, और उसके साथ साथ एक और पहलू भी दिखाई देता है कि वुज़रा इन मामलात को, जो कौमी मामलात हैं, बराह रास्त अवाम के साथ जुड़े हुए हैं और बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन और हुकूमती कारकर्दगी के साथ मुंसलिक हैं, वो सेम पेज पर नहीं है। बदकिस्मती के साथ एक मिनिस्टर जो जिसकी मिनिस्ट्री उससे मुतल्लिका नहीं है, वो दूसरी वजारत के अंदर अपने लिंक्स के थ्रू उसके अंदर इंटरवीन कर रहा है। वो वजीर जाके प्राइम मिनिस्टर को शिकायत करता है, लेकिन मामला फिर भी हल नहीं होता, और ये एक रविश बन चुकी है जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है मुकर्रर वक्त के ऊपर मतलूबा गंदम ना खरीद कर, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है चीनी इजाफी कीमत पर इंपोर्ट करने के नतीजे में। ये सिर्फ 2 कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर हमें मुकर्रर वक्त के ऊपर फैसला न करने के नतीजे में 20 अरब रुपये कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। मामला प्राइम मिनिस्टर के सामने पहुंचा, कहा गया कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। एक ने कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी जिम्मेदार है, दूसरे ने कहा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार है, और एक ने कहा कि वजारत तिजारत जिम्मेदार है। इनका तयन करने के लिए इंक्वायरी का ऐलान किया गया, मामला फाइल में दब गया। सेम मामला चीनी का, इंक्वायरी का ऐलान किया गया, मामला फाइलों में दब गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हर चीज़ की कीमत को पर लगने थे, जब उसकी तलब कम होती है और उसके बाद म्यार और मिकदार के ऊपर भी कंप्रोमाइज हो, तो मार्केट तो पहले ही बेकाबू है, जहां पर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से सूबाई हुकूमतें बिलखसूस अपना किरदार अदा करते हुए दिखाई नहीं देती। उसके साथ साथ अब सबसे बड़ा मसला आन पहुंचा है महंगी तवानाई। वजारत तवानाई की बात करें, वहां पर भी 3 मिनिस्टर्स जिनका बराह रास्त मिनिस्ट्री के साथ ताल्लुक नहीं है, वो इसके अमूर चलाने के लिए अंदर दिलचस्पी भी रखते हैं, मुदाखलत भी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी वो अपने चॉइस की अपॉइंटमेंट करवाने के लिए कोशिश हैं। सबसे बड़ी मिसाल कि पाकिस्तान गुज़श्ता कई दहाइयों से आज तक पेट्रोलियम मसनूआत की तलब जो अपनी 60% तक है वो इंपोर्ट करके पूरी करता है। प्लान बना, नई पॉलिसी बनी कि अब पाकिस्तान 2025 से 28 के बाद
अपनी ज़रूरत पूरी करेगा और पेट्रोलियम मसनूआत एक्सपोर्ट भी करेगा। अब उस प्लान के अंदर 3 वज़रा ने रुकावट डाली। अब उस पूरी पॉलिसी को इन प्रिंसिपल अप्रूव करने के बाद अब दोबारा उसके अंदर कुछ ऐसी तरमीम की गई हैं जिसके नतीजे में ताखीर भी हुई है और शायद सरमायाकारों का वो तवज्जो और वो सरमायाकारों की वो तवज्जो अब शायद वो ना रहे। भट्टी साहब, मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। वजारतों के माबैन जो ताल्लुकात है उस पर मजीद भी बात करेंगे। मैं राना साहब की तरफ बढ़ता हूं। राना साहब, जैसे कि भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि वजारतों के दरमियान राबितों का फुकदान था, बहुत से वज़रा ऐसे थे जो इंटरवीन दूसरी वजारतों में करते रहे जिसकी वजह से ये सूरत हाल आन पहुंची। क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अपोजिशन का किरदार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर देखें, हुकूमत के अंदर तो जो हुआ सो हुआ। भट्टी साहब ने बिल्कुल बड़ी अहम निशानदही की। भट्टी साहब की खबर जो होती है उसमें हकाइक मौजूद होते हैं। अब हुकूमत की नाकामी, वज़रा के आपस के इख्तलाफात, वज़रा की एक दूसरों की वजारतों में जाके हाथ डालना, एक दूसरों की वजारतों में जाके अमल दखल देना, इन तमाम मामलों के बाद आज पाकिस्तान के अंदर वो अपोजिशन जो भरपूर कोशिश के बावजूद अवामी हमायत नहीं ले सकी थी, वो अपोजिशन जो भरपूर कोशिशों के बावजूद भी किसी सिमत से कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी, वो इस वक्त उसको एक ऑक्सीजन मिल गई है। वो ऑक्सीजन जो हुकूमत ने महंगाई की है, वो ऑक्सीजन जो हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करने के लिए, बिजली महंगी करके, अशिया खुर्दो नोश महंगी करके, यूटिलिटी स्टोर को भी अवाम की बिल्कुल पहुँच से दूर करके किया है। तो इस पर अपोजिशन जो है उसको एक ऑक्सीजन मिल गई है। मुर्दा अपोजिशन जिंदा अपोजिशन बनती जा रही है। मैं आज की आपको एक बड़ी क्लियर बता देता हूँ। आज अपोजिशन जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, सब ने अपने अपने ताई एक राब्ते शुरू कर दिए हैं। आज लाहौर में जो इजलास हुआ, जिसमें किया गया, और उस इजलास में बाकायदा साबिक वज़ीर आज़म जो थे वो भी मौजूद थे टेलीफोन पे। तो फैसला हुआ कि हमें फौरी तौर पर अवामी जो हमायत है उसे हासिल करने के लिए कुछ ना करें, अवाम को सिर्फ महंगाई, महंगी बिजली, इन चीज़ों पर अवाम की तवज्जो हासिल करें, अवाम की हमायत हासिल करें। और आज आपको पता है कि आज टारगेट वहाँ पे सेट कर दिए गए, और उन टारगेट सेट करने के वाले ये टारगेट सेट किए गए कि कोई जलसा भी जो है उस जलसों में बाकी चीज़ें 15% होंगी और 85% जो है महंगाई पे बात होगी। और आप अब लोगों के घरों में जो है कंपेन शुरू करें, यानी अवामी कंपेन जिसे होता है डोर टू डोर। फैसला हुआ कि अपोजिशन डोर टू डोर कंपेन शुरू करे महंगाई के लिए, अपनी खवातीन को निकालें, मर्दों को निकालें, और उसके बाद एक अवामी इज्तिमा जो है वो सिर्फ महंगाई पे करें। ये मुस्लिम लीग नून ने आज पॉलिसी बना ली, आज से वो शुरू हो गए। यही पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बना ली। मेरी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा से बात हुई, मेरी कराची में बात हुई। मैंने कहा जी क्या करने जा रहे हैं? मैं बात कुछ और कह रहा था, उसने कहा जी छोड़ दें आप, और बात को बिल्कुल आप साइड पे करें, हमने फैसला कर लिया है कि सिर्फ महंगाई को इशू बनाएंगे। मैं कि जो आपके सूबे में भी है महंगाई, आपके सूबे में जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके मामला, तो उसने कहा इस वक्त माहौल ये बन गया है कि कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि सिंध का कसूर है, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं, सब कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कसूर है, और हम इससे फ़ायदा उठाएंगे, और हम जितनी तहरीक चलाएंगे उतना हम लोगों से बचेंगे। या सिर्फ ये होना शुरू हो गया। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, ये मुस्लिम लीग का जो फैसला है उसको बाकायदा जो उनकी अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ हैं वो भी करेंगी सपोर्ट, और आप बहुत जल्द देखेंगे कि वो मुर्दा अपोजिशन जो है वो ज़िंदा होना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि आज जो उनको जो टारगेट दिया गया है, उस टारगेट को उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 1 माह में पूरा करेंगे, ये नहीं कहा 2 माह में पूरा करेंगे, ये नहीं कहा कि हम जनाब इतने दिन बाद शुरू करेंगे। ये फैसला हुआ है कि कल सुबह से वो शुरू कर देंगे, और कल पहली ट्रेडर्स की मीटिंग बुला ली गई है। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब मजदूर यूनियंस जो है उनकी मीटिंग बुलाए, यानी तमाम यूनियंस को इकट्ठा करके हुकूमत के खिलाफ एक महाज बनाया जाए, और उसमें सियासी ताकतें भी शामिल हो, और हुकूमत के खिलाफ जो महाज है वो इतना तेजी के साथ आगे बढ़े कि हुकूमत भी मुश्किलात का शिकार हो जाए। राव साहब, आप क्या राय रखते हैं इस पे? हुकूमत ने बजट लाते हुए कहा था, स्लोगन इस्तेमाल किया था कि ये टैक्स फ्री बजट है। अब IMF की तरफ से दबाव आया तो हुकूमत टैक्स नहीं लगाना चाहती, सब्सिडी खत्म करना चाहती है, जिसका नतीजा ये कि यूटिलिटी स्टोर जिसका हुकूमत ढिंडोरा पीटती है कि हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, 109 रुपए फी किलो घी की कीमत में इजाफा हुआ है। क्या समझते हैं हुकूमत अपने खिलाफ महाज किस हद तक गर्म कर रही है? देखिए, हुकूमत
तो यकीनन बाय डिफ़ॉल्ट कह लें कि महाज गर्म हो जाएगा। ये महंगाई तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और बेतहाशा है। उसमें इंटरनेशनल एलिमेंट अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमत की अपनी नादानियाँ और हमाकतें उसमें बहुत ज़्यादा शामिल हैं। उसमें बुनियादी बात मैं कहूँ अगर कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको मसला नहीं है, उनको पेट्रोल सरकारी मिलता है, गाड़ी सरकारी है, उनके पास गैस बिजली के बिल सरकार देती है, घर सरकार से मिला हुआ है, यूटिलिटी स्टोर वाले उनको वैसे भेज देते होंगे, फल फ्रूट उनको तोहफे में आ जाते होंगे। तो मेरा ख्याल है उनका तो खर्चा वर्चे का कोई इतना सिलसिला है नहीं, इसलिए उनको क्या पता कि महंगाई के असरात क्या होते हैं। दूसरी जो चीज़ है उसमें गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को इतनी बड़ी मराहत दी हैं और बहुत मैं कहता हूँ जायज़ दी हैं, और उससे फ़ायदा भी हुआ है। अब बाकी इंडस्ट्री के साथ, आटा और चीनी वाली इंडस्ट्री के साथ बैठ के क्यों नहीं बात करते? उनके पीछे आप डंडा लेके चढ़े हुए हैं, बजाय इसके कि उनके साथ बैठ के, मुल्क की इंडस्ट्री है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट अरबों रुपए की हुई है, उनके साथ बैठे उनसे बात करें, ये मसाइल हल करें, सप्लाई का मामला बेहतर करें। जब सप्लाई बेहतर होगी, तवज्जो ना दी हम पे तो हम पीडीएम के साथ मिलकर महाजराई करेंगे। नहीं, वो देखें ना, बड़े बड़े लोगों के जरिए अपने लिए बरात ले रहे हैं, तो जाहिर है छोटा तबका, गरीब तबका महंगाई से पिस रहा है। ये छोटी जो स्पोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस तरह से पिस रही हैं कि उनके साथ आप कह लें कि एक्सप्लॉयटेशन हो रही होगी। यकीनन जब डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की, उसका प्राइसेस अपनी जगह पे, लेकिन अगर एक छोटी लूम वाला जो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 1 करोड़ रुपए का या 50 लाख का उधार रखे, उसका अगर उधार हो गया तो वो बेचारा मारा जाएगा, तो उसको तो एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इस किस्म की चीज़ें ये चलती रहेंगी। लेकिन जहाँ तक अपोजिशन का जो है मसला, तो मैं एक बात तो ये कहूँगा कि अपोजिशन के वो कहते हैं दाने मुक गए। अगर वो सिर्फ महंगाई के ऊपर आके अपने आप को इत्तेहाद करके या उसको लेके चलना चाहते हैं, और ये टारगेट किसने दिया जो इतनी फुर्ती उनको आ गई है? अमेरिका में भी इतनी महंगाई है, इससे भी ज़्यादा है, वहाँ भी बड़ा वावेला मचा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की महंगाई पे अगर कोई तहरीक चलाने का ख्वाहिशमंद है, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होगा। वक्ती तौर पर अपोजिशन को जान ज़रूर पड़ेगी, लेकिन उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि इलेक्शन अभी बड़ी दूर है। अगर इलेक्शन के करीब ये बड़ी कैंपेन बने और अपोजिशन मुत्तहिद होकर उसको चलाए, यकीनन उसका फ़ायदा उठाएगी। लेकिन उसका दूसरा नुकसान ये होगा कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये प्राइसेस कंट्रोल नहीं होंगी। 1991 में मैं ग्रॉसरी लेता था 700 रुपए की पूरे महीने की, अब मैं ले रहा हूँ 35,000 रुपए की। तो ये ग्रेजुअली बढ़ती चली गई है, कभी 1500 से 10,000 हुई, 5,000 हुई, फिर 10,000 हुई, फिर 20,000 हुई, फिर अब 30,000 हो चुकी है। तो ये तो बढ़नी है, दुनिया भर का फिनोमेना है। अब तो कोविड की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से अपनी जगह पे वो प्रॉब्लम आ गया, लेकिन ये चीज़ें होनी है। दूसरे जो पहलू पे लॉन्ग टर्म हमने इस पे कह ले के सुस्ती और काहली और नालायकी दिखाई है। जैसे घी की आप बात कर रहे हैं, हम इंपोर्ट करते हैं सारा, वो इतना महंगा हो चुका है, उसकी लागत लाने की लागत इतनी महंगी हो चुकी है, आप कैसे उसको रोक सकते हैं? आपके यहाँ एनवायरनमेंट है, आपके यहाँ आप अच्छा सीड ला के करें, आप खुद पैदा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से इस तरह तवज्जो नहीं दी गई कभी कि हम पैदावार पे तवज्जो देने की बजाय बाहर से चीजें मंगवाने पे ज्यादा रियायत भी समझते हैं और उसी को सहूलत भी समझते हैं। सईद खावर साहब, आप किस हद तक इत्तफाक करते हैं राव साहब की बात पे कि महंगाई पूरी दुनिया में इस वक्त उरूज पा चुकी है, और अगर अपोजिशन इस दौर के अंदर कोई तहरीक लाती है तो उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला? बिलाशुबा कोरोना के बाद दुनिया भर में आलमी मईशतें तबाह हुई हैं और सब मुल्क मुतासर हुए हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप ये बात करते हैं तो लोगों को दूसरे मुल्कों से कोई रग़बत नहीं है, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर आदमी अपने घर को चलाने के लिए जब देखता है कि उसके घर में आटा, चीनी, दाल जिस फराहमी से आती थी अब उनको लाने में मुश्किलात हो रही हैं, तो वो यकीनन हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। जब हुकूमतें अपने सियासी, मुआशी और समाजी समत का तयन सही अंदाज में नहीं कर सकती तो उससे अनारकी फैलती है और चीज़ें कंट्रोल से बाहर जाती हैं। मौजूदा हुकूमत महंगाई को, एक आलमी सतह पर महंगाई मौजूद है, लेकिन मकामी सतह पर हुकूमत अपनी पॉलिसियों से और इदारों को मुतहर्रिक करके जो कुछ कर सकती थी वो नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि असल में बुनियादी प्रॉब्लम इस पार्टी के साथ ये है कि ये इत्तेहादी हुकूमत है और इसके अंदर जितने लोग आए हैं वो मुख्तलिफ सियासी सियारों के लोग हैं। उनका इमरान खान के साथ कोई एजेंडा नहीं है, उनके ज़ाती एजेंडे हैं, जिसकी वजह से इमरान खान एक कौमी एक तकाजे के तहत जो हुकूमत चला सकते थे वो नहीं चला सके।
वो अपने इन इत्यादियों की वजह से। आप ये देख लें कि पूरी की पूरी इनकी जो टीम है वो मुख्तलिफ समतों से आई है और उनके पास उनके अपने मामलात हैं। हर आदमी अपनी बगल में अपना मुर्गा छुपा के घूम रहा है। तो ऐसे में वजीर आजम कुछ नहीं कर सकते। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि जिस तरह अपोजिशन की बात की, यहाँ भी एक 17 अक्टूबर को एक जलसा हो रहा है कराची में और उसके लिए तय किया गया है कि उस जलसे को भी पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों शहादतों के से थोड़ा सा हट के महंगाई पर लोगों को राग़िब किया जाए और उनकी तवज्जो मबजूल कराई जाए कि ये हुकूमत आपकी रोजी रोटी के लिए एक ऐसा चैलेंज बन गई है कि आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपके बच्चे तालीम से महरूम हैं, आपके लिए सेहत की सहूलतें महदूद कर दी गई हैं, 600% अद्वियात में इजाफा हुआ है। इसी तरह चीनी, आटा, दाल, अशियाए सर्फ और अशियाए खोरोनोश को आप उठाकर एक एक चीज को देख लें। ये जो आपने रिपोर्ट बताई थी शुमारियात की, उसमें हम हमेशा देखते थे कि पहले पैसों में अगर महंगाई होती थी तो इदारे शुमारियात का प्रेस रिलीज चीख रहा होता था और उस पर लोग ऊधम मचाते थे। अब ये सूरत हाल है कि एकदम रातों रात ऐसे फैसले होते हैं कि एक दिन 100 में चीज मिलने वाली चीज अगले दिन 150 में मिलती है और आप एक मार्केट में और उसे रोजमर्रा का मामूल समझा जाता है कि इदारे शुमारियात की रोजमर्रा की रिपोर्ट है। लेकिन हकायक इसके बरक्स हैं कि रोजाना की बुनियाद पे महंगाई का इतना तूफान आ रहा है कि हुकूमत सोच विचार पे जाने मजबूर है या फिर इस वक्त मजबूर है कि वो सोच नहीं पा रही कि हम करें तो क्या करें, बेहतर फैसले करें या मुश्किलें करें। मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती इकदामात तो एक तरफ, अपोजिशन का किरदार आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पे हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अपोजिशन को क्या कोई और नुक्ता अब बेहतर दिखाई नहीं दे रहा या तमाम मसाइल पसे पर्दा जा चुके हैं और महंगाई ही मेजर इशू है? देखिए, अपोजिशन ने पहले मुख्तलिफ इशूज़ पे हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला के देख ली, अवामी पे ज़्यादा ही हासिल ना हुई। मुस्लिम लीग नून ने अपने घर लाहौर में जलसा किया, कितना जलसा हुआ। बाकी शहरों में जलसे 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख लगा लें आप। 1 लाख अभी तक किसी जलसे में मैंने देखा नहीं, लगा लें 1 लाख। तो आप समझते हैं कि जहाँ पे 11 जमातें होती हैं, उस वक्त तो इकट्ठे थे ना सारे ये, और 11 जमातें जो हैं उनमें से 4 जमातें दावा करें कि स्ट्रीट पावर हमारे पास है और उसके बावजूद वो इतना जलसा कर सकें, बहुत भी बड़ा कर लें जलसा। तो उन जलसों के बाद मदारी आया, उसने तमाशा किया, डुडगे भी जाई चला गया, लोगों ने तमाशा देखा, उसके बाद बोल गए। यही जलसों का हाल हुआ। अब उन्हें नज़र आ रहा है कि उस वक्त आम आदमी इस तरह परेशान नहीं था। हर आदमी की आस थी, उम्मीद थी कि जनाब कल हालात ठीक हो जाएंगे, परसों हालात ठीक हो जाएंगे, आने वाले दिन अच्छे होंगे। अब जब वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, वुज़रा के चेहरों पर मायूसी देखते हैं, जब वो देखते हैं कल 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 कल, ये हो ही नहीं रहा, तो अब आम आदमी, आप ज़रा गली मोहल्लों में, चौकों चौराहों पे, बाज़ारों में आप जाके देखें, मार्केटों में तो डिस्कस हो रहा है और लोग अब वाकई कह रहे हैं कि भाई ये इंतहा हो गई। तो उस वक्त में क्या होगा जब अपोजिशन को अवामी हमायत मिलेगी? मैं नहीं कहता इसे अवामी हमायत से हुकूमत चले जाएगी, लेकिन अवामी हमायत से चाहे वक्ती तौर पर एक स्टैंड मिल जाए अपोजिशन को, चाहे वक्ती तौर पर एक वोट बैंक मिल जाए, वक्ती तौर पर मुश्किल पैदा हो जाए, ये तो होगा ना। हुकूमत के पास क्या है? क्या हुकूमत आने वाले दिनों में चीज़ें सस्ती कर रही है? अगर कर रही है तो जिसने भट्टी साहब ने कहा कि फ्लॉप हो चुके हैं, आपस के इख्तलाफात, एक दूसरे के वजारतों में अमल दखल, नीचे ब्यूरोक्रेसी इनकी बात नहीं सुनती, तो उसके बाद क्या रह जाता है? यहाँ तो अवाम को ये होता ना, या सर पहला साल तो मैं मान लेता जी कुछ नहीं होता, दूसरा साल भी कुछ नहीं होता। अब तो हर जगह से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। अब तो लोग ये यहाँ तक कहना शुरू हो गए कि अगर अब कोई बड़ी कंपेन चली तो हो सकता है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जाना पड़ जाए, हो सकता है कुछ और। मसलन आप ये बताएं, बल्दियाती इदारों के हवाले से जो हुक्म आया है, ये क्या हुकूमत के लिए अच्छा है? ये हुकूमत को एक वार्निंग नहीं है? और अगर इस पर अमल नहीं होता तो फिर आपको नहीं पता आगे क्या होगा, किसकी किस जगह से छुट्टी हो सकती है, किसके खिलाफ किस जगह कार्रवाई हो सकती है। अब तो आप अपोजिशन के पास बल्दियात है पंजाब में, पंजाब से हम कर लेते हैं ना शुरू, पंजाब में बल्दियात अपोजिशन के पास है। आप 3 सालों में उनके लोग नहीं तोड़ सके, वो अपने दफातर में बैठते हैं, वो आपके लिए अच्छा करेंगे, वो आपके लिए अच्छा बोलेंगे, वो
आपके लिए क्या मुश्किल पैदा नहीं करेंगे? महंगाई पहले कंट्रोल से बाहर है, जब बल्दियात बहाल होती है और बहाल हो गई हैं, वो बैठते हैं तो प्राइस कंट्रोल कमेटी है तो उनके पास होंगी। आपकी वैसे ही कुछ नहीं काम कर रही थी, तो फिर अपोजिशन को इस वक्त में तकवीयत मिलेगी यासर। और मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, अगर अपोजिशन मैनेज ना हुई, मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूं कि अगर अपोजिशन मैनेज ना हुई तो अवामी तहरीक को आप देख लीजिएगा कैसी बनती, उससे हुकूमत जाती है या नहीं जाती, लंबी तहरीक होती है या नहीं होती। लेकिन इस वक्त में क्या हुकूमत इस बात की मुतहम्मल है कि किसी बड़े अवामी तहरीक का सामना कर सके? यानी एक सवाल है कि क्या हुकूमत इस वक्त मुतहम्मिल है कि किसी तहरीक का सामना किया जा सके? भट्टी साहब, मैं वापस आता हूं वजारतों की बात पे। आप ये देखिए कि एक दिन पहले हमारे वजीर खजाना अमेरिका में बैठ के ये कहते हैं कि जिस तरह की मुआशी सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल के अंदर बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा सकता। आज हमारे वजीर तवानाई इजाफे का ऐलान करते हैं और साथ में ये कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमतों के मुआहदे बिजली महंगी करना तो हमारी मजबूरी बन चुका है। तो मुतज़ाद जो बयानात हैं, इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ता है आइंदा की हिकमत अमली तरतीब देने में? यासर, इसका इम्पैक्ट सबसे पहले आपकी मुल्क की मार्केट पर पड़ता है। मुख्तलिफ शोबों के अंदर काम करने वाले जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसको इंडस्ट्री को चलाने वाले लोग, सरमायाकारों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। वज़रा के इन्हीं मुतज़ाद बयानात की वजह से बेशतर अशिया की कीमतें बेपनाह उनमें इजाफा हुआ, सिर्फ इन्हीं बयानात की वजह से। जब किसी मार्केट के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो, रूमर्स हो और गवर्नमेंट की रेट कहीं दिखाई ना दे रही हो, तो फिर जो सरमायाकार होते हैं, ताजिर होते हैं, वो मन मर्जी करते हैं। मुख्तलिफ शोबों के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन इनकी नज़र आ रही है। ये एक अलमिया है। अब विद इन कैबिनेट एक बात के ऊपर इत्तफाक होना चाहिए कि IMF के इकदाम हमारे लिए बेहतर हैं या नहीं, ये उसके ऊपर पब्लिकली किस हद तक बात करनी है। वजीर खजाना की टोटली डिफरेंट डायरेक्शन है, कुछ वज़रा की टोटली उस मामले के ऊपर वो यकसर मुख्तलिफ राय रखते हैं। अल्टीमेटली मुतासिर होती है उससे हमारी मार्केट। मामला ये है कि बिजली की कीमतों में इजाफा काफ़ी अरसे से पेंडिंग था। अब चूंकि IMF की कंडीशन थी, इजाफा करने जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुख्तलिफ शुबों को इस वक्त टैक्स छूट हासिल है सालाना 330 अरब रुपए की। उससे मुतल्लिक भी एक सदारती ऑर्डिनेंस का मसवदा तैयार कर लिया गया है। चूँकि IMF की कंडीशंस हैं, IMF को हमने कायल करने हैं, तो लिहाजा ये टैक्स एग्जेम्पशन ख़त्म करें। टैक्स एग्जेम्पशन आप ख़त्म करेंगे तो जो पहले ही महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, उससे मज़ीद उसकी कीमतों में, हर चीज़ की कीमत में इजाफा होगा। अब मसला यह है कि जो हुकूमती कोर वज़रा की टीम है वो आपस में इंटीग्रेट नहीं है, जिसकी वजह से हर शोबे के अंदर मसाइल का सामना है। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर अपना रोल फिर भी अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब कैबिनेट मीटिंग होती है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई इजलास हो, वो सारी सूरत हाल के ऊपर एक ब्रीफिंग लेते हैं और ब्रीफिंग के बाद अपनी डायरेक्शन दे देते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ उस डायरेक्शन पर अमल नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि सेक्रेटरी कैबिनेट से एक पिछले इजलास के जितने पिछले 6 माह के बिलखसूस इजलासों में जो फैसले हुए, जो डायरेक्शन दी, उनके ऊपर क्यों अमल नहीं हुआ, और जिनके ऊपर अमल न होने के नतीजे में कार्रवाई होनी थी, कमिटमेंट की गई, इन राइटिंग डिसीजन इशू हुए, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इस मामले को देख लें तो शायद आने वाले दिनों में कुछ हुकूमती कारकर्दगी में कोई बेहतरी दिखाई दे। बसूरत दीगर बेहंगम सूरत हाल है, बदतरीन मौसम सरमा होगा, गैस का बदतरीन बहरान है, हम अपना अरेंजमेंट नहीं कर पाए जो कि हमें पेश की करना चाहिए था। अब हम पिछले 8-10 साल वालों को लान तान करके, इल्जाम तराशी करके, ये उन्हें हर मामले में गुज़श्ता हुकूमतों को कोस नहीं सकते। 3 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है। अपनी कारकर्दगी का भी तो मुंह बोलता सबूत पेश करना है ना अवाम के सामने, ताकि अवाम में आपको पजीराई मिल सके या अवाम आपका तज्जिया कर सकें कि आपने किया क्या। राव साहब, क्या समझते हैं, अगर वजीर आजम मुस्तैदी के साथ बेहतरीन हिकमत अमली भी तरतीब दे लेते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई का ये जो ग्राफ 12 या 14% तक पहुंच चुका है, ये ज्यादा से ज्यादा कितना नीचे आ सकता है? मेरा नहीं ख्याल अभी सरेदस्त कोई 2-4 महीने तक ये बहुत नीचे आएगा। अगर यहाँ पे भी रहे तो गनीमत है, क्योंकि जो इम्पेक्ट आ रहा है हर तरफ से, चाहे पेट्रोल हो, गैस, जैसे बिजली बढ़ाने की बात हो रही है, गैस भी बढ़ाएंगे, ये उसकी प्राइसेस पे भी डिस्कशन चल रही हैं, मेरा ख्याल है वो भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, डॉलर आपका, फिर देन ये सारे जो कह लें कि फैक्टर्स हैं वो ऐसे हैं जो प्राइसेस को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होगी। और अगर करेंगे तो सब्सिडाइज करके कर सकते हैं, सब्सिडीज़ दे के कर सकते हैं। वो जाहिर है आपका IMF का प्रेशर है, वो आपको सब्सिडीज़ ख़त्म करने की बात कर रहा है। तो आप इसको कंट्रोल करना, काबू करना, आप जितना भी एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चीज़ों को
करे, लेकिन आप इसको नीचे लाना तो बहुत दूर की बात है, इसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होगा। ये हाथ से निकलेंगी चीज़ें, लेकिन इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप जो टारगेट सब्सिडी देना चाह रहे हैं उसको बहुत तेज़ी से उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा, ताकि बहुत ज़्यादा जो तबका हिट होगा, सारे हिट होंगे, सैलरीड क्लास सबसे ज़्यादा इससे हिट हो रही है और मज़ीद होगी। जो बहुत गरीब तबका है, जो बहुत मुश्किल में है, जिनकी दिहाड़ी बहुत कम है, जो बड़ी मुश्किल से जो हैंड टू माउथ गुजारा कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए टारगेट सब्सिडी का प्लान है उसको फौरी तौर पे अमल दरामद करें, जितनी जल्दी हो सकता है उनको वो रिलीफ देने की कोशिश करें। और IMF भले जो मर्जी कहता रहे, एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, उस पर इनको सब्सिडी देनी चाहिए और उसके बगैर चारा नहीं है, वरना वाकई अपोजिशन निकले ना निकले लोग ज़रूर सड़कों पर निकल आएंगे। बुनियादी अशियाए ज़रूरिया पे फिल वक्त सब्सिडी देने की ज़रूरत है और टारगेटेड सब्सिडी को जितनी तेज़ी से दिया जाएगा उतना ही इम्पैक्ट आवाम में और हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतर पड़ेगा। सही खबर साहब, क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में हुकूमती इकदामात, महंगाई और अपोजिशन, तीनों चीजें एक ही पैराए में रखते हुए देखें तो 3 माह का मंजरनामा क्या आपको नजर आता है? मैं अर्ज करता हूं कि हम गुज़िश्ता 6-7 महीने तो हो गए तकरीबन, या यूं समझ लें कि 1 साल से इमरान खान इस कोशिश में हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए और महंगाई का जोर तोड़ा जा सके। लेकिन सूरत हाल ये है कि चीज़ें हमारे हाथों से फिसली हैं। तो इस वक्त आपकी स्टॉक एक्सचेंज हिचकोले खा रही है, डॉलर की उड़ान ऊपर है, रुपए की कदर कम हो गई है, पेट्रोल की कीमतें आए रोज बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे सारी चीज़ों पर असरात पड़ रहे हैं और सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। और अगर आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये महंगाई का जो उड़ान है ये नीचे नहीं आएगी, बल्कि ये महंगाई और ज़्यादा तेज़ होगी। अभी हम खबरें सुन रहे हैं कि आने बिजली महंगी कर दी गई है और उसके बाद ये है कि पेट्रोल दोबारा इस 15 दिन में भी फिर बढ़ाया जा रहा है। तो इससे महंगाई का जोर टूटेगा नहीं, बल्कि हुकूमत जितनी मुस्तैदी से काम करे, हुकूमत जितनी ईमानदारी से काम करे, वो जो कोर पीरियड था वो निकल चुका है इनके हाथ से। 3-3.5 साल का अरसा बहुत होता है, उसमें चीज़ें काबू करने के लिए, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, अपनी समत का तयन करने के लिए बहुत अच्छा अरसा हुकूमत होता है। बेहतरी की समत का तयन नहीं कर पा रही, तो दूसरी जानिब क्या हमारी सियासी जमातें अपनी बेहतर सियासत की समत का तयन कर पा रही हैं? इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क्या अंदरूनी इख्तलाफात खत्म हो पाएंगे? महंगाई पे हमने सेर हासिल बात कर ली, उम्मीद करते हैं हुकूमत इस पर काबू भी पालेगी और अवाम की बेहतरी के लिए फैसले होंगे। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अंदरूनी तौर पर खुद बेहतरी के फैसले कर सकती? यासर, मैं आज आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ। बहुत से सहाफ़ी शायद उससे इख्तलाफ करें, बहुत से एंकर शायद कहें कि ऐसी खबर नहीं है, लेकिन मैं जो खबर आपको दे रहा हूँ ये एक बड़ी खबर है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ तैयार हो गए हैं शहबाज शरीफ के बयानिए पे, और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ को कि आप जहाँ पर जिससे भी मिलें, सिर्फ आप इस्लामाबाद से एक मेरा साथी जो अपने साथ रखेंगे। इस्लामाबाद से अपने एक बड़े करीबी साथी को ज़िम्मेदारी दी है और ये कहा गया है कि आप इनको साथ रखेंगे, आप तमाम मामला जिस जगह जाके तय करना चाहते हैं कर लें। मैं और मरियम मुकम्मल तौर पर जो पहले तनकीद करते थे, जो पहले इदारों पे हमला करते थे, अब नहीं करेंगे। इतनी नरम मिजाजी की वजह? मैं बता रहा हूँ, मेरी इतला के मुताबिक, ये मुझे किसी और ने नहीं, ये मुझे उनके अंदर से एक बड़े ज़िम्मेदार शख्स ने यह बात की। मैंने कहा किस तरह ये तब्दीली आ गई? उन्होंने कहा जी उन्होंने मौजूदा हालात में देखा कि अब वक्त है, हम इस वक्त में अगर हम नहीं खड़े अपना कुछ कमा सके तो फिर हमें आगे कमाई नहीं, सियासी कमाई नहीं मिलेगी। अब मैंने उन्हें सवाल किया कि अगर मियाँ साहब किस तरह ये यकीन कर रहे हैं कि वो अचानक अपना रवैया तब्दील करेंगे और छोटे मियाँ साहब की बात की खाम खां डालेंगे और छोटे मियाँ साहब आगे जाएंगे और जो मामला तय करने की कोशिश करेंगे, क्या वो तय होंगे? क्या लोग इतने बोलेपन में हैं कि आप जाएं और जाके तय कर लें और सारा कुछ? उन्होंने कहा जी एक चांस वो देना चाह रहे हैं छोटे मियाँ साहब को, ताकि कोई हसरत ना रह जाए, और उन्हें यकीन दहानी कराई गया है कि आप उस बयानिए के मुताबिक चलें तो आपको नज़र आ जाएगा कि बहुत फ़ायदा है। अब मेरे पास इतला ये है कि इन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि अगले चंद एक रोज़ में कोई एक अहम 1 या 2 मीटिंगें जो हैं वो इस्लामाबाद भिंडी जाके करें। इसके लिए छोटे साहब जो हैं वो जा सकते हैं, किसी वक्त भी वहाँ पहुँच सकते हैं। हो सकता है इस वक्त पहुँच चुके हों या
आने वाले दिनों में पहुंच जाएं, तैयारी थी। जिस वक्त मेरी बात हो रही थी पता चल रहा था कि कुछ होने जा रहा है, कुछ मुलाकात करने जा रहे हैं। फिर मैंने ये क्वेश्चन किया है कि ये खामोशी क्या चंद दिनों की होगी? उन्होंने कहा जी वो कहते हैं एक चांस लेकर देख लेते हैं। मैंने कहा जी एक दिन बाद तो जलसा है, 1 या 2 दिन बाद जलसा है गालबन फैसलाबाद में, तो उसमें क्या होगा? उसने कहा जी बात है कि आप उस जलसे के अंदर ज़रा थोड़ी सी तब्दीली देखेंगे। मैं कहा थोड़ी सी या बहुत ज़्यादा? उसने कहा थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा आप तब्दीली देखेंगे। मैंने कहा चले इस पर पता चल जाएगा। मैं कहा अगर तब्दीली ना हुई और जो चंद एक तकारीर लिखने वाले हैं जो सिर्फ लिखते ही कुछ और हैं और जो वो लिखते हैं वही पढ़ा जाता है, वही आगे बोला जाता है, तो उन्होंने कहा जी उनको कंट्रोल करना भी उनकी अपनी जिम्मेदारी है। ये मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ, उनको कंट्रोल करना भी उनकी अपनी जिम्मेदारी है। वो चाहते हैं कि इन हालात में जब हुकूमत परेशानी में है, जब हुकूमत जो है वो इंतहाई उनके मुताबिक इंतहाई अहम मोड़ पे है, उन्होंने तो यह तक कहा कि हुकूमत के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो बड़े नाजुक मोड़ पे चले गई है। मैंने कहा बज़ाहिर तो ऐसी चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही और वक्ती तौर पे ज़रूर कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इन इंटरनेशनल सिनेरियो में इस जो मौजूदा सिनेरियो है जहाँ पर अफ़गानिस्तान के मामलात हैं और मामलात हैं, इन मामलात में हुकूमतें गिरती नहीं होती, हुकूमतें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। उन्होंने कहा वो कौन सा आज ही इक़्तिदार में आने की बात कर रहे हैं, वो कौन सा ये कह रहे हैं कि आज ही हम हो जाए। वो तो 2 चीज़ों की चोट चाह रहे हैं कि एक आइंदा आने वाले वक्त में हम पे हाथ होला होगा, वो उनके बकौल शायद उन पे हाथ सख्त होता है, और दूसरा जनाब ये पाकिस्तान वापस आते हैं तो कुछ जेल काट लेंगे और उसके बाद इनको कोई रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। अब ये अदालती काम है, क्या अदालत में होता है, कौन क्या सबूत पेश करता है, किसके मुताबिक क्या चलता है, ये तो वहाँ पे है। लेकिन ये एक प्लानिंग है और मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात थी। मैंने फिर उसकी तस्दीक जो है एक उनके स्पीच राइटर से भी की, तो उन्होंने कहा जी वक्त के साथ, मुझे उन्होंने इस तरह जवाब दिया कि वक्त के साथ इंसान तब्दील होता है तो सोच में तब्दीली लानी चाहिए। मैंने कहा इसका मतलब है कुछ तब्दीली आ रही है? उन्होंने कहा हाँ जी हुकूमत तो तब्दीली नहीं ला सकी लेकिन हम कुछ सोच में तब्दीली ला रहे हैं। या सर ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अगर ये सोच में तब्दीली आ रही है तो अब तक के खान साहब के लिए गए तमाम यू टर्न छोटे पड़ जाएंगे और मियां साहब का ये लिया गया यू टर्न सबसे बड़ा होगा। देखिए ये कौन सी पहली दफा यू टर्न लेना, देखें जब ये खामोश रहे हैं तो यही यू टर्न लिया है ना उन्होंने। राव साहब आप क्या समझते हैं, अगर ये यू टर्न लिया जाता है तो ये यू टर्न मियां साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए किस हद तक सूदमंद होता है? देखिए पाकिस्तान की सियासत में हम बड़े भोले लोग हैं और हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। हम 6 महीने साल बाद भूल जाते हैं कि किसने क्या किया था, पनामा पेपर्स पे क्या हो रहा था, उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या होता रहा, या जरदारी साहब को जिस तरह घसीटने की बातें होती रहीं। तो ये बहुत मामूली सी चीज़ है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल के लोग जितनी डिवीजन है हमारे अंदर और एक बेतुकी किस्म की हम जो हमायत करते हैं आंखें बंद करके लोगों की, मुख्तलिफ सियासी लीडरों की या अदरवाइज़ भी, उसमें हम कोई ये सोचते नहीं है कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। हम अपनी बात ही नहीं करते। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अक्सर दोस्तों से भी डिबेट करता रहता हूँ कि मैं अपनी बात नहीं करता कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, महंगाई से मेरे सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। मैं मियां नवाज़ शरीफ की, इमरान खान की, जरदारी की, उसकी हमायत में मैं सारा दिन तकरीरें करता रहता हूँ, दोस्तों से लड़ता रहता हूँ, आपस में हम दस्तों गिरेबां हुए होते हैं। अपने लिए हम बात ही नहीं करते, अवाम के लिए हम बात ही नहीं करते, उनके लिए हम लड़ते फिरते रहते हैं। तो जहाँ तक मियां साहबान का ताल्लुक है, उनके बारे में तो बड़ा जरदारी साहब का तारीख़ी जुमला मौजूद है कि जब ये मुश्किल में होते हैं तो पाँव पड़ते हैं, जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो गला पकड़ लेते हैं। तो ये तो उनका पुराना वतीरा है, 30-35 साल से यही उनका रवैया रहा है, वो इससे हटेंगे भी नहीं। जी हाँ, पीर साहब, एग्जैक्टली पीर साहब ने कहा था। लेकिन खान साहब ने, मेरी एक डिस्कशन हुई थी उनसे, उन्होंने जी देखते हैं कि मुस्तकबिल में कौन किसका गला पड़ता है और कौन किसके पांव पकड़ता है। ये तो मुस्तकबिल ही हमारे सामने अयां करे। मुस्तकबिल करीब में अवाम भी ये देख लेंगे। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बलूचिस्तान और कराची के हवाले से बात करेंगे। बलूचिस्तान से आगाज़ करते हैं। बलूचिस्तान का जो सियासी दंगल है वो इस वक्त फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुका है। बलूचिस्तान में वज़ीर आला जाम कमाल जो हैं और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के दरमियान भी महाजराई जारी है। तो इस महाजराई का नतीजा क्या निकलेगा? एक दूसरे पर तंज के नश्तर भी बरसाए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि अगर नंबर गेम पूरी है तो फिर सामने आइए। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अब बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या दें? जाम कमाल साहब तो पुरुमीद भी हैं कि तहरीक अदम एतमाद आ जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब का बेधड़क ये कहना कि देख लेंगे उस दिन क्या बनता है, देख लेंगे उनके पास नंबर गेम है या नहीं है, क्या इस तरह के बयान देने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देने चाहिए। खासकर स्पीकर को भी नहीं देने चाहिए, वज़ीर आला को। इनको आमने सामने इस तरह नहीं देना। बर्फ़ पिघलने की बजाय ना ये ज़्यादा वहाँ पे हालात ख़राब करने की कोशिश है। ज़हन में रखिए कि ये जो लड़ाई है ना यासर, ये लड़ाई बेसिक जाम कमाल साहब और बजिंजो साहब की है। ये स्पीकर और वज़ीर आला की लड़ाई है। और आपने आपको पहले भी कहा था कि कुछ तय हुआ था कि 2.5 साल। अब हुआ क्या है कि जो जाम कमाल साहब बड़ा दावा कर रहे हैं ना आज के, वहाँ पे 4 वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। 4 वज़ीर आला के उम्मीदवार नहीं है जी, 2 वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं जो मेरे पास इतला है। इसलिए जाम कमाल साहब बड़े पूरा उम्मीद हैं कि उनके अंदर से तोड़ फोड़ जाम कमाल साहब कर चुके हैं। लेकिन बड़े जो इस जमात के बड़े हैं, जो जिनमें MNAs भी हैं, कुछ सेनेटर भी शामिल हैं, खुद चेयरमैन सेनेट भी शामिल हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम इस बड़ी एक लड़ाई से बच जाएं। और उसके लिए आज रात को एक आखिरी राउंड होने जा रहा है। उस आखिरी राउंड में कोशिश की जाएगी कि मामलात को किसी न किसी तरीके से तय किया जाए। अगर वो मामला तय नहीं होते तो कुछ लोग जो है वो न्यूट्रल हो जाएंगे। यासर सही, कुछ लोग न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ के दरे ने, बागी दरे ने बड़ा सख्त शिकवा जो है वो आज दोपहर में किया और पहुंचाया कुछ लोगों तक कि अगर आप इस वक्त पार्टी बने हुए हैं, अगर आप पार्टी बनेंगे तो हालात कल को जब तब्दील के मतलब हालात अदम एतमाद के बाद जो भी हों, फिर हम भी अपना फैसला खुद करेंगे। अब वो किसी सूरत में नहीं चाहते कि वो फैसला हो। अब मैं आपको बताता हूँ, 2 उम्मीदवार तो हैं अपोजिशन की तरफ, उसके बागी ग्रुप के अंदर 2 उम्मीदवार हैं बागी ग्रुप के अंदर। अब उनके अंदर आप ये डिस्कस तो हो रही है कि हम जाम कमाल के खिलाफ ले आते हैं अदम एतमाद, उनको हटा देते हैं, लेकिन वज़ीर आला कौन बनेगा? कल फौरी तौर पे आपको आता है ना, अगला इंतखाब तो होना, खाली वज़ीर आला नहीं होना। जब वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद आती है तो पूरी कैबिनेट नहीं बनती है ना, सारा एक चीज़ है। अब कौन बनेगा, किसको कौन सी वजारत दी जाएगी, कौन किस जगह फिट होगा? अच्छा, 2 तो आ गए बागी ग्रुप के अंदर से, एक वज़ीर आला का उम्मीदवार आ गया अपोजिशन के अंदर से। अपोजिशन कहती है जनाब बागी ग्रुप जो है उसके पास वोट थोड़े हैं, अपोजिशन के पास वोट ज़्यादा हैं, वज़ीर आला हमें दें, स्पीकर आप लें, बाकी वजारतें जो हैं आदि आप लें, आदि हमें दें। अब वो बागी कहते हैं जनाब हमें हमारे हाथ क्या है, बागियों को जो कुछ सपोर्ट हासिल है किसी जगह से, वो कहते हैं वो ये तो किसी सूरत में नहीं होने देंगे। अब अपोजिशन के अंदर भी बड़े मज़े वाली बात है यासर, मौलाना फजल रहमान हर सूरत में चाहते हैं कि अगर अपोजिशन की बात मान ली जाती है, आपको पता है ये सबसे ज़्यादा इस वक्त तवज्जो जो है वो बलूचिस्तान की अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो बड़ी एक्टिव होकर दे रही है। बेशक वो सामने कहती है हम ऐसे नहीं, अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी कहते हैं, मौलाना साहब भी कहते हैं, लेकिन पसे पर्दा क्या, बल्कि वहाँ पे किसके साथ कितने राब्ते हो चुके हैं, कौन कहाँ से किससे मदद ले रहा है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं। वो चाहते हैं कि मौलाना अब्दुल वासे जो हैं वो वज़ीर आला आ जाएँ, और इसके लिए आपको पता है कि एक दफ़ा पहले भी कोशिश हो चुकी है और मांगा भी गया था। इवन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अब्दुल गफूर हैदरी ने अपने लिए कहा था मैं सूबे में चला जाता हूँ, कुछ लोग कहते हैं ये। अब्दुल गफूर हैदरी साहब उनके अपने पुराने रफ़का कहते हैं, उनका पुराने, ठीक है, मैं इसलिए जिक्र नहीं करना, तो बड़ी मुलाकातों का भी जिक्र होता है। अब इन हालात में जब एक तरफ एक ही वज़ीर आला का उम्मीदवार, क्या एक वज़ीर आला है मौजूदा, और दूसरी तरफ 3 उम्मीदवार हैं, तो उसमें आके फटा पा रहा है, एक अपोजिशन का, 2 बागी ग्रुप के, उसमें आके यासर बड़ा पा रहा है। और मैं कह रहा हूँ अगर आज रात को मामला तय ना हुए तो मैं फिर अपने इस बात पर कायम हूँ कि अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है तो जाम कमाल कामयाब हो जाएंगे, जाम कमाल कामयाब हो जाएंगे। राव साहब, आप क्या राय रखते हैं, ये मामले ने इतना तूल क्यों पकड़ा? देखिए, दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं, वो मामला तय करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपना जोर दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो डेडलॉक बेसिकली हुआ है कि एक होता है कि आप डराते हैं, धमकाते हैं, फिर अपने मुतालबात मनवाते हैं, लेकिन कोई पर्सनल इशू इसमें आ गया। मुझे लग ये रहा है कि गुजाती अनाएँ कुछ लोगों के बीच में आ गई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे स्पीकर साहब बहुत जज्बाती आदमी हैं,
मेरा उनसे ज़ाती को वास्ता भी रहा है, हमने NDU में इकट्ठे कोर्स किया था। तो वो नौजवान भी हैं, तो ज़रा जज्बाती किस्म के भी हैं, तो वो मेरा ख्याल है उस पर कोई एक दो लोग और उनके साथ मिलके वो फंस गए हैं उस जगह के ऊपर। अब बात यह कि उनके पास नंबर गेम अगर हो, नंबर पूरे हो, तो वो कब के ये टंटा ख़त्म कर चुके होते। नंबर पूरे नहीं है, इसलिए धमकियों पे अभी काम चल रहा है सारा। और जाम कमाल साहब मज़े ले रहे हैं कि जी आएँ जी, करें जी, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो नुकसान हो रहा है, बलूचिस्तान बड़ा सेंसिटिव एरिया है हमारा, फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से भी, ईरान के हवाले से भी, तो इसलिए वहाँ पे CPEC के हवाले से ख़ास तौर पे, तो वहाँ पे जिस किस्म की एक्टिविटी वहाँ होने जा रही है, गवादर में सारी जो तो ये सियासी सूरत हाल वहाँ पे मुस्तहकम ही हो तो मुआशी सूरत हाल पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ सकता होगा उसका। भट्टी साहब क्या समझते हैं, जाम कमाल साहब का दौरा इस्लामाबाद किस हद तक पुरुमीद रहा या किस हद तक मायूस कुन रहा? जैसे देखिए, वो ज़ाहिरी तौर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद दिखाई देते हैं, काफ़ी यहाँ पे उन्होंने मुलाकातें की और वो पुरुमीद है कि वो इस सारे क्राइसिस को अपने फेवर में हैंडल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो इससे कदरे ज़रा मुख्तलिफ है। कई सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हर दौरे हुकूमत के अंदर तकरीबन इसी किस्म के हमें सियासी हालात दिखाई देने को मिलते हैं। जाम कमाल साहब एक बहुत पढ़े लिखे, एक विजनरी वज़ीर आला तस्वुर किए जा रहे थे, बिलखसूस जब उन्होंने यहाँ मरकज़ में उन्हें ज़िम्मेदारी मिली थी गुज़श्ता दौरे हुकूमत में, तो उनके एक्सपोजर से लगता था कि अब वो जब बलूचिस्तान में आए हैं तो बलूचिस्तान की आवाम के लिए और बिलखसूस अपने हल्के के लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। अपने वुज़रा को भी बलूचिस्तान की आवाम की महरूमियों को दूर करने के लिए टास्क देंगे कि वहाँ पे काम करें और माजी की जो रवायात थी, जो कागज़ों के अंदर अरबों रुपए की स्कीमें बनती थी, वो सिलसिले ख़त्म होंगे और बलूचिस्तान के अंदर आवाम को कुछ सहूलियात मुयस्सर होंगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ कि जाम कमाल साहब ने शुरू में खुद पॉइंट आउट किया कि बड़े पैमाने के ऊपर अरबों रुपए की स्कीमें कागजों में बनती थी, इंक्वायरी होगी, मामला ठप। उसके बाद जितने इनके अरकान है, जितनी वो तवानाई इक़्तिदार की रसाकशी के लिए वो करते हुए दिखाई देते हैं, अगर इसके मुकाबले में 10 से 15% तवानाई अपने अपने हलकों के अंदर अवाम के मसाइल हल करने की तवज्जो दें और बलूचिस्तान को जो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट से जो बजट मिलता है उसको अगर थोड़ी बेहतर यूटिलाइजेशन कर लें, उसके अंदर जो बेज़ाब्तियाँ हैं उनको ख़त्म कर देते, जो रिलीफ उनको वहाँ पर मिलना था, जो पजीरे वहाँ पर मिलनी थी, शायद जो इस वक्त वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, शायद वो उनकी वो निगाहें वहाँ ना जमी होती। अजीब मामला है कि आप वहाँ पर जिस मकसद के लिए अवाम ने आपको वहाँ भेजा है, जिस हाउस में, वो मकसद आप पूरा करते हुए दिखाई नहीं देते। आप वो अपना मकसद पूरा नहीं कर रहे, बल्कि अपनी सियासत के नतीजे में अवाम को भी मुतासिर कर रहे हैं, अवामी सहूलियात के ऊपर भी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। राना साहब, इससे मुतालिक एक आखिरी सवाल आपसे, क्या समझते हैं कि अगर जाम कमाल साहब की हुकूमत जाती है, आप तो अपनी उस बात पे कायम है, हम मफरूजे के तौर पर बात कर लेते हैं, अगर जाम कमाल साहब की हुकूमत जाती है तो इसका इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत पर कितना आएगा? देखिए जी, जाम कमाल साहब की अगर हुकूमत चलाई जाती है तो इसका इल्ज़ाम नहीं आएगा, वफाकी हुकूमत को बहुत बड़ा धचका भी लगेगा। आप ज़हन में रखिएगा, इसलिए लगेगा कि एक तरफ वफाकी हुकूमत के अहम ज़िम्मेदारान ने उनको यकीन दहानी कराई है, जो उनका भी कहना है सही, और उसके बाद वहाँ पे तहरीक इंसाफ के फैसला कुन वोट शामिल है। ये 2-3 वोटों से फैसला होना है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा फैसला नहीं होना। तो इसका मतलब है तहरीक इंसाफ के वोट भी जाम कमाल साहब के अगर ख़िलाफ़ जाते हैं और वहाँ से हुकूमत चली जाती है, और वो वज़ीर आला जिससे चंद दिन पहले वज़ीर आज़म साहब मिले होते हैं, वो वज़ीर आला जिसकी अब वज़ीर आला पंजाब के साथ भी मुलाकातें चल रही हैं, वो वज़ीर आला जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में बड़ी अहम मुतहर्रक मुलाकातें करके गया है, तो उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाना वफाक के लिए ख़तरे की घंटी होगी, खतरे की घंटी होगी। इल्ज़ाम वफाक के सर आए ना आए, धचका बहुत बड़ा वफाक को ज़रूर लग सकता है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 7वीं मरदमशुमारी और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कराची की सूरत हाल क्या है, सिंध की इंतज़ामिया क्या सोचती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर इल्जामात क्या लगाती हैं। सईद खावर साहब की जानिब बढ़ेंगे। सईद खावर साहब, सुनने में यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बल्दियाती इंतखाबात कराने की बजाय मुकदमे की समाअत का दोबारा से आगाज करने का फैसला कर चुका है, इसकी वजूहात क्या है? देखिए जी, ये पिछले दिनों एक यहाँ पर रीबिल्ड कराची कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कराची के लिए एक हवा का ताज़ा झोंका साबित हुई है। कराची के अवाम इलेक्शन कमीशन से, कराची के अवाम MQM से, कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और कराची के अवाम तहरीक इंसाफ से मायूस हो चुके हैं।
अब आवाम ने खुद फैसला किया है और एक ऐसी सरगर्मी दिखाई है जिससे एक उम्मीद पैदा हो चली है कि आने वाले दिनों में कराची में एक आपको एक नई सियासत गहमा गहमी मिलेगी। अब सूरत हाल ये है कि नई मरदमशुमारी के लिए वफाक ने भी हामी भर ली है। नई मरदमशुमारी का मतलब ये है कि 1 साल के बाद मरदमशुमारी होगी, तो उस वक्त तक यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। तो ये एक सिविल सोसाइटी और जमात इस्लामी और कुछ छोटी जमातें कराची की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर कहती हैं कि अगर इन पिछले जो मरदमशुमारी थी जिसको बोगस करार दिया गया, जिसको जाली कहा गया, अगर उसकी बुनियाद पर जनरल इलेक्शन हो सकते हैं और अगर उसकी बुनियाद पर होने वाले इलेक्शन के नतीजे में सूबाई और कौमी वफाकी हुकूमतें बन सकती हैं, तो ये बल्दियाती इंतखाबात कराने में क्या कबाहत है। दरअसल अब हालात और वक्त ने साबित किया है कि तहरीक इंसाफ, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि कराची में या सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हो। वो चाहते हैं कि नई मरदमशुमारी हो और ये नई मरदमशुमारी जिन बुनियादों पर कराने की तैयारी की जा रही है वो पहले की तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में जो एक मरदमशुमारी हुए थी उसकी तरह ये भी एक मुतनाज़ मामला बन जाएगा, क्योंकि लोगों के शनाख्ती कार्ड पर 2 एड्रेस हैं। जब ये किया जाएगा कि कराची का एड्रेस तर्क करके पेशावर वाले का पेशावर में, भावलपुर वाले का भावलपुर में वोट दर्ज किया जाएगा, तो उससे ये होगा कि कराची की आबादी फिर यही आएगी और फिर एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। दरअसल ये जो वफाकी जमातें हैं ये बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ होती हैं। सईद खावर साहब, ये कहिएगा कि क्या जो मौजूदा हल्का बंदियां हैं 3 बड़ी जमातों के अलावा बाकी तमाम जमातें उस पर मुत्तफिक हैं? नहीं जी, इस पे भी इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी सहूलतों के मुताबिक हल्का बंदी की है और बाद हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन की निगरानी में हो रही हैं, लेकिन इस पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। MQM की तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे इसी तरह तहरीक इंसाफ की तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जमात इस्लामी की भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हल्का बंदियों को सही तरीके से किए बगैर और कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, आम आदमी है, कराची के जो वो हैं आम लोग हैं, उनको साथ लेकर और उनकी उमंगों के मुताबिक अगर कोई फैसला ना किया गया तो आने वाली मरदमशुमारी को साथ लेकर और उनकी तर्जुमानी करते हुए कोई फैसला ना लिया गया तो फिर आने वाले वक्तों में सियासत को भी धचका पहुंच सकता है। अवामी मफादात के लिए तरक्याती जो काम कर रहे हैं वो भी पेंडिंग हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सईद खावर साहब, राना मोहम्मद अजीम साहब, राव खालिद साहब और सुहेल इकबाल भट्टी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दिला से मुझे यासिर रशीद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।